क्या पढ़ा बेटा आपने? दोनों पढ़ लिया आपने, माइक्रो भी और मैक्रो भी। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। किसका नेचर पढ़ने जा रहे हैं भाई? बिजनेस इकोनॉमिक्स का। क्या होता है नेचर? मेरे को वो क्लास ढूंढ रहे हैं। सो बेसिकली हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। माइक्रो मैक्रो के बारे में कल पढ़ ही चुके थे, अब पढ़ रहे हैं इससे आगे। तो नेचर की अगर बात की जाए तो सबसे पहला टॉपिक कह रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बड़ा? अच्छा, किस सब्जेक्ट को साइंस कहा जा सकता है? जिसमें एक्सपेरिमेंट हो सकता है, सिर्फ वो, बस, और कुछ नहीं। बेटा ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसमें सिस्टमेटिक स्टडी होती हो, जिसमें कॉजेस इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ा जाता हो, जिसमें एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल हो, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट क्या हो सकता है? साइंस। और कहीं ना कहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स भी साइंस है। अरे कॉजेस इफेक्ट रिलेशनशिप ही तो पढ़ रहे हो। प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी? तो कॉजेस है उसका प्राइस डिक्रीज होना, और इफेक्ट है उसका डिमांड का इंक्रीज होना। और एक्सपेरिमेंट भी तो कर सकते हो आप। जैसे दुकान के बाहर बोर्ड लगा है 50% ऑफ, एक्सपेरिमेंट ही तो है। तो 50% ऑफ का बोर्ड लगाएंगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़ भी सकती है, नहीं भी, अगर रेपुटेशन ही खराब है, अगर आपका प्रोडक्ट पहले से ही बहुत ज्यादा घटिया प्रोडक्ट है, समोसे में आलू 3 दिन पुराने होते हैं हमेशा, तो फिर ऐड का भी कोई फायदा नहीं है। तो ऐड कर सकते हैं हम, ऑफर दे सकते हैं, और उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स परफेक्ट साइंस नहीं है। नो, कभी हो भी नहीं सकती। साइंस पढ़ी थी आप लोगों ने? कब? गुड। आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी सुना था क्या? क्या है लॉ ऑफ ग्रेविटी? हाँ, क्या है बेटा? लॉ ऑफ ग्रेविटी सुना है कभी? क्या है बेटा? मतलब गरीबी की भी एक लिमिट होती है। हाँ, क्या है भाई? भाई लॉ ऑफ ग्रेविटी तो पता होगा, क्या होता है वो तो पूछ रहा हूं। गुड, बहुत बढ़िया।
ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। क्या बेटा? कि जो चीज ऊपर जाएगी बेटा वो चीज क्लियर? यकीन ना हो तो छत से कूद के देख लेना। नीचे जाओगे बेटा, ऊपर बाद में जाओगे, पहले कहां जाओगे? नीचे, फिर कहां बेटा? अच्छा, लॉ ऑफ ग्रेविटी कहां पे अप्लाई होता है बेटा? इंडिया में अप्लाई होता है क्या? और पाकिस्तान में? वहां के लोग तो उड़ते ही रहते हैं हमेशा। अमेरिका में होता है क्या? और ब्रिटेन में, फ्रांस में, समुद्र में, जमीन पे, हर जगह पे होता है। अगर आदमी पहाड़ पे खड़ा हो तो लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करेगी क्या? तो ये होते हैं साइंस के लॉ जो यूनिवर्सल होते हैं, जो हर जगह पर इक्वली अप्लाई होते हैं बेटा। पर इकोनॉमिक्स के लॉ ऐसे नहीं होते बेटा। इकोनॉमिक्स कभी भी एक परफेक्ट साइंस नहीं है, क्योंकि इसमें स्टडी करते हैं हम ह्यूमन बिहेवियर की, और ह्यूमन बिहेवियर कभी भी कांस्टेंट नहीं होता बेटा। अलग अलग आदमियों का तो अलग अलग होगा ही होगा, एक अकेले आदमी का भी अलग अलग होता है भैया। होता है कि नहीं होता है? बाहर बढ़िया मौसम हो रहा है, बादल हो रहे हैं, आराम से आप रोड पर टहलते हुए जा रहे हो, गाने गाते हुए, इतने में पड़ोस से एक गाड़ी निकलती है और कीचड़ सीधा आपके मुंह पे, बस फिर आप दो चार श्लोक सुनाओगे उसको, पत्थर लेकर उसके पीछे भागोगे, तुम्हारी तो डैश डैश डैश। ये ह्यूमन बिहेवियर। तो क्या हम लोगों का बिहेवियर कभी एक जैसा होता है क्या? कभी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं हम, और बहुत ज्यादा खुश है, छोटी मोटी घटना घट जाए तो आप बहुत ज्यादा खुश हो, गाड़ी नहीं खड़ो, पीछे से किसी हल्की सी ठोक दी, पीछे, अरे कोई बात है, और ठोक दे, और मूड खराब है, और पीछे से किसी ने जोर से ब्रेक लगाई, टच भी नहीं हुआ वो, खाली ब्रेक लगाई जोर से उसने, पीछे अंधा है क्या? नीचे उतर के दो चार, तो बोले भाई साहब इसको साइंस कैसे मान सकते हो आप? आप तो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो, और जो स्टेबल नहीं है, हमारा माइंड स्टेबल है ना। कभी तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और कभी हम बहुत ज्यादा नहीं, गुस्सा होते हैं बेटा, सैड तो होते नहीं बेटा हम लोग। क्या होते हैं? या तो खुश होते हैं, या फिर ये सैड वाला फीचर बेटा हमें नहीं है बेटा, मेरे में तो नहीं है बेटा। या तो खुश और या फिर दुखी होने से क्या होगा? गुस्सा करो ना, किसी को पीट पाड़ दो, अब अगले को दर्द होगा। दुख तकलीफ क्या करते हो? ट्रांसफर। अपना दुख दूसरे को क्या करते हो बेटा? ट्रांसफर। उस दिन मैं पढ़ रहा था, कहीं पे जोक था, एक आदमी ने कहा कि मुझे किसी को पैसे देने थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं रात भर परेशान हो रहा था, रात के 2 बजे जाके मैंने उसका गेट खटकाया और बोला पैसे नहीं है मेरे पास। अब मैं आराम से सो रहा हूं, वो टेंशन में, मेरी टेंशन खत्म। अब टेंशन किसको हो गई? सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। तो बोले साहब साइंस तो नहीं हो सकता, लेकिन साइंस के कुछ फीचर्स तो हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है कि वो एक आर्ट है। अब आर्ट क्यों है? क्योंकि जो हम प्रैक्टिकली सीखते हैं या फिर थ्योरेटिकल हम सीखते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ पे जब अडॉप्ट करते हैं तो बेटा वही तो आर्ट है बेटा। आर्ट क्या है बेटा? कि जो आपने सीखा हुआ है वो आप प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं। तो जो कुछ हम सीखते हैं थ्योरी में, लाइफ में वही तो अडॉप्ट करते हैं। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, इसलिए माल बेचने के लिए प्राइस हमेशा कम करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, कंज्यूमर को बढ़िया सर्विसेज देते हैं ताकि अपना प्रोडक्ट बेच सके। तो कहीं ना कहीं वो क्या है बेटा? आर्ट। तो साइंस भी है और आर्ट भी है, ना तो परफेक्ट साइंस और ना ही परफेक्ट आर्ट। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए नेचर और बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ऑप्शन ए होगा साइंस, बी होगा आर्ट, सी होगा बोथ। और आप क्या टिक करेंगे बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि वो साइंस भी है और आधा साइंस और आधा, ना तो परफेक्ट साइंस और ना ही परफेक्ट, दोनों है बेटा। क्या है बेटा? अब अगला आता क्वेश्चन, माइक्रो है कि मैक्रो है? माइक्रो से रिलेटेड है कि मैक्रो से? तो आंसर है बोथ।
कैसे? आज आपकी फैक्ट्री में लेबर नहीं आई, इसका कुछ इंपैक्ट होगा क्या बेटा? आज आपकी फैक्ट्री में लेबर नहीं आई, इसका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर? अरे प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि लेबर नहीं आई। तो ये माइक्रो का कंसर्न है ना, ये माइक्रो का है कि मैक्रो का है? तो उससे आपको इफेक्ट किया कि नहीं किया? गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, ये मैक्रो है कि माइक्रो है? मेरे अकेले के लिए लॉकडाउन लगाया कि सबके लिए लगाया है? इसका कोई इफेक्ट मेरे पे पड़ेगा क्या? तो इफेक्ट तो माइक्रो भी करता है, और हमारी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं है, हमें इफेक्ट करेगा नहीं करेगा? और गवर्नमेंट ने डीजल के रेट बढ़ा दिए जिससे कॉस्ट बढ़ गई, तो इफेक्ट किसको करेगा? लेकिन मेरे को भी तो करेगा। तो बेटा माइक्रो का इफेक्ट भी पड़ेगा और मैक्रो। तो बिजनेस इकोनॉमिक किससे रिलेटेड है बेटा, माइक्रो से या मैक्रो से? तो आंसर आएगा बोथ। क्या आएगा बेटा? तो साइंस है कि आर्ट है, माइक्रो है कि मैक्रो है? बता पाओगे? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, बिल्कुल बेटा प्राइवेट एंटरप्राइज की ही बात की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा वेलफेयर के लिए काम करती है बेटा। गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है बेटा? और ये लोग किसके लिए काम करते हैं बेटा? अरे प्राइवेट, आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन है, कई बच्चों के, किस किस के हैं भाई? क्यों काम करते हैं वो? प्रॉफिट के लिए कि वेलफेयर के लिए? उनका मोटिव क्या है बेटा? प्रॉफिट, प्रॉफिट और सिर्फ, या वेलफेयर? कि आपने फैक्ट्री इसलिए लगाई है ताकि मैं लोगों का कल्याण कर सकूं? अरे कल्याण करने के लिए फैक्ट्री लगाई है क्या? कल्याण करना है तो मंदिर में चंदा दे दूंगा, गरीब को फ्री में खाना खिला दूंगा, लेकिन फैक्ट्री तो प्रॉफिट के लिए है ना भैया। तो प्राइवेट एंटरप्राइज की स्टडी भी की जाएगी बेटा इसमें। और प्राइवेट की इसलिए की जाएगी क्योंकि वही प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट नहीं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। बेटा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट है और थियोरिटिकल है और अनरियलिस्टिक असम्पशंस पे चलती है। किस पे चलती है बेटा? अनरियलिस्टिक। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं होता बेटा, याद रखिएगा। ये जो पहली लाइन है ना, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए है। कई लोग इस लाइन को पढ़ के ये समझ लेते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स अनरियलिस्टिक असम्पशन पे चलता है। नहीं बेटा, बिजनेस प्रैक्टिकल होता है बेटा। प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल। प्रैग्मेटिक इन इट्स अप्रोच as it tackle practical problem which the firm face in the real world। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स अजम्पशन पे चल सकता है क्या बेटा? मान लो हमारी हलवाई की दुकान है, किसकी दुकान है हमारी? हलवाई। और एक आदमी ने आके बताया कि आज हमारी दुकान पे समोसे बनाने वाला नहीं आएगा, छुट्टी पर है।
आई क्या बेटा आवाज? दे दो बेटा सिर। सुन पा रहे हैं बेटा? हाँ जी। तो अर्पण बेटा प्रैग्मेटिक अप्रोच ही समझा रहा हूं। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। जो अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे चलता है बेटा, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है बेटा वो प्रैक्टिकल होता है और वो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे नहीं चलता। हम वही डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो आप देख रहे हैं कि सोसाइटी की हालत बेटा, 1 घंटे में 4 चेन तोड़ के चले गए वो, 1 घंटे में 4। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ है बेटा। उन्होंने भी अजम्पशन ले लिया, कीपिंग अदर फैक्टर्स, पुलिस वाले आएंगे, कीपिंग अदर फैक्टर्स, कोई हमें रोकेगा, कीपिंग अदर फैक्टर्स, कोई हमें पहचान लेगा, कीपिंग अदर फैक्टर्स, और काम भी हो गया उनका। पर हर बार नहीं होता बेटा, कई बार पकड़े भी जाते हैं बेटा। तो पुलिस वाले बहुत बुरी तरह से उनकी सेवा करते हैं बेटा, है ना बेटा। फिर आदमी सूजा सूजा सा दिखाई देता है बेटा, जैसा कि लॉकडाउन में हुआ था। बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया था, और काफी लोग तो समझ ही नहीं पाए कि वो कहना क्या चाह रहा है ना। कुछ देर बाद वो समझा, अच्छा सूजी सूजी है। तो पुलिस है बेटा, काम करेगी अपना। तो यहां पर इनका काम यह है कि आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स कहता है कि भैया अजम्पशंस पे मत चलो, बिजनेस अजम्पशंस पे नहीं चलता। बिजनेस चलता है कैसे बेटा? प्रैक्टिकल। इसके बाद बेटा इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। ये पॉइंट हमें बताता है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है बेटा आपका, ये काफी सारे सब्जेक्ट्स को अपने साथ लेके चलता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैथ्स भी आएगी, रिसर्च भी आएगी, मैनेजमेंट आएगा, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स। ये सारे सब्जेक्ट्स को अपने साथ लेके चलता है कौन? बिजनेस इकोनॉमिक्स। याद रखना बेटा, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। और उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव। इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमिक्स में मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स इज इकोनोमेट्रिक्स। एक सब्जेक्ट होता है बेटा, ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीजी में। अगला है कि बेटा ये नॉर्मेटिव होता है। क्या होता है बेटा? ये नॉर्मेटिव ज्यादा, पॉजिटिव कम। अब ये नॉर्मेटिव है और पॉजिटिव है, ये जानने से पहले ये जान ले कि पॉजिटिव नॉर्मेटिव होता क्या है। तो पॉजिटिव वो होता है जो फैक्ट बताता है। क्या बताता है बेटा? फैक्ट। और नॉर्मेटिव जो होता है बेटा वो वैल्यू जजमेंट करता है। क्या कहता है बेटा? ये होना, तो वो क्या हो गया? नॉर्मेटिव। ये सही है और ये गलत है, ये होना चाहिए और ये, जैसे मैं कहता हूं कि इस क्लास में 3 फैन लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं? पॉजिटिव है। क्या बेटा? 2 एसी लगे हुए हैं, पॉजिटिव। एक और होना, नॉर्मेटिव। होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं क्या होते हैं? नॉर्मेटिव, जहां पर हम अपनी जजमेंट दे रहे हैं, वैल्यू जजमेंट। कैसा होना चाहिए? इंडिया में गरीबी दूर होनी चाहिए, लेकिन गरीबी है, तो है तो क्या है बेटा? और दूर होनी चाहिए। बेरोजगारी है, दूर होनी चाहिए। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है, जो बताता है कि क्या होना चाहिए, आपको क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा कैसे बेचना चाहिए, ग्रोथ कैसे करनी चाहिए।
तो बेटा ये नॉर्मेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। मोर नॉर्मेटिव लेस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कम है, नॉर्मेटिव ज्यादा है। वो तो दिख ही रहा है ना, लेकिन होना क्या चाहिए? हम टारगेट बनाते नहीं बनाते? क्या आज दुकान पे इतनी सेल होनी चाहिए, दिवाली पे इतना बेचना ही है, इतना माल बिकना चाहिए, तो नॉर्मेटिव है क्या बेटा वो? तो जहां पर भी वैल्यू जजमेंट है बेटा, स्टेटमेंट क्या होगा? नॉर्मेटिव। और जहां फैक्ट बताएगा बेटा वो क्या होगा? पॉजिटिव। बता पाएंगे आप लोग? दो चार क्वेश्चन हो जाए, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पक्का? मान लो है या मान लो? हाँ जी, तो किसको सही मान ले बेटा अपन? क्यों यहां पर, क्यों डी, क्यों? क्योंकि शुड भी आ गया, इसलिए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, पक्का? देखो बी जो है उसमें तो शुड भी आ गया, सी में फेयर अनफेयर की बात कर रहा है, डी में हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो राइट क्या बचा बेटा? ए। वैसे माइक्रो मैक्रो भी पढ़ लिया ना आपने, उस 7 का आंसर बता दो। अगर एक्सेंट कंपनी फेल होगी तो वो माइक्रो होगा, मैक्रो नहीं। अरे एक कंपनी फेल हो गई तो क्या है वो, माइक्रो के मैक्रो? क्वेश्चन नंबर 9, एक कंपनी बंद हो गई तो माइक्रो होगा कि मैक्रो होगा? क्वेश्चन नंबर 10, पक्का? मधुर का स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है क्या? क्योंकि मधुर कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी, गवर्नमेंट को गारंटी देनी कि हम लोगों की इनकम कम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि नेशनल एनुअल ग्रोथ रेट आ गया तो बेटा किसका कंसर्न है? माइक्रो का कंसर्न नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, सॉल्व हो जाएगा कि? बहुत बढ़िया। यही प्रॉब्लम है सिमस।
तो ये नॉर्मेटिव नेचर क्लियर हो गया क्या बेटा? तो पॉजिटिव क्या होता है बेटा? जो क्या बताया बेटा? जैसे कि हमारी क्लास में कितना कैमरा है बेटा? कैमरा तो एक ही है। अरे मैं इस कैमरे की बात कर रहा हूं। तो कैमरा कितने हो गए? 3। कितने कैमरे लगे हुए हमारे यहां पे? जिसमें से 2 मेरे को देखने के लिए और 1 आपको देखने के लिए। 2 किसको देख रहे हैं? और 1 वेरी गुड बेटा, 2 आपको देख रहे हैं बेटा। और ये दोनों किसके लिए बेटा? हाँ, आपके लिए 2, हमारे लिए तो बेटा वैसे लिए यही है बेटा। वैसे उसमें भी आप क्लियर दिखते हैं बेटा, और इस वाले में तो बिल्कुल ही क्लियर दिखते हैं बेटा। साथ में आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड होती है इसमें, आप क्या बोल रहे हैं। यहां तक कि आप अपने फोन में क्या देख रहे हैं वो भी उस कैमरे से दिखाई देता है बेटा। बता रहा हूं बेटा, डरा नहीं रहा हूं बेटा, बता रहा हूं कि फोन पे देखते टाइम ध्यान से देखें। हाँ, नहीं तो पता लगा कि कैसे क्या हो गया। तो ध्यान रखें बेटा आप लोग। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्या बेटा? तो बेटा ये इसमें हम पढ़ेंगे कुछ फर्म के इंटरनल इश्यूज होते हैं और कुछ फर्म के एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं। तो इंटरनल माइक्रो में आते हैं और एक्सटर्नल किस में आते हैं? मैक्रो में। तो कुछ प्रॉब्लम तो बेटा इंटरनल है और कुछ प्रॉब्लम, तो पहले कौन सी प्रॉब्लम देखेंगे बेटा? हमारे इंटरनल। तो बेटा हमारी पहली प्रॉब्लम है डिमांड को एनालाइज करना और फोरकास्ट करना। डिमांड को क्या करना बेटा अपन ने? अब देखिए हर बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिमांड को फोरकास्ट कर पाए, और अगर आपकी फोरकास्टिंग सही हुई तो आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है बेटा, और सही नहीं हुई तो क्या हो सकता है बेटा? लॉस। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं बेटा प्रेडिक्शन तो करते ही है ना। आप लोग भी सोच के बैठे होंगे कि अब की बार दिवाली पर कितने मोबाइल बेचेंगे। है क्या किसी की मोबाइल शॉप? नहीं है। मिठाई की दुकान, कपड़ों की दुकान, गुड। तो सोचा कि अब की बार दिवाली पे कितने बेचेंगे बेटा? तो अपन पहले सोच के चल रहे हैं ना माइंड में, और 2 महीने पहले स्टॉक कर लेंगे बेटा। अपन 2 महीने पहले क्या कर लेंगे? स्टॉक। हाँ बेटा, तो स्टॉक तो करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि उस टाइम पर फिर बेटा बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और उस टाइम में मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं होता ना। खासकर इनको तो फिर भी कर लोगे, इनको नहीं कर पाओगे। इनको मैनेज करना आसान, क्योंकि कम से कम 250-300 डिजाइन देखेंगे लोग। 250-300 डिजाइन देखेंगे, उसमें से एक पसंद आएगा, फिर बोलेंगे इस पे कलर दिखाओ। एक्चुअली मैं कभी जब फैमिली के साथ जाता हूं ना तो मैं बाहर ही खड़ा रहता हूं, क्योंकि मुझसे उस आदमी का दर्द देखा नहीं जाता। लिटरली ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, और दो ही क्वेश्चन, और 2 ही क्वेश्चन होते हैं उनके माइंड में। इस कलर में दूसरी डिजाइन, इस डिजाइन में दूसरा, बस। अब दिखाने वाले भाई बहन जी यही है बस, और कहा पूरी दुकान तो दिखा दिया। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है बेटा, लेकिन फिर भी स्टॉक तो रखना ही पड़ता है बेटा, क्या करें। और दिवाली का ऐसा टाइम है जिसपे नॉर्मली लोग कपड़े खरीदते ही खरीदते हैं, चाहे वो गरीब इंसान हो चाहे वो अमीर इंसान हो बेटा, कपड़े तो वो खरीदेगा मतलब सेल होगी। तो पहले डिमांड को फोरकास्ट कर लेना कि कैसा फैशन आने वाला है, क्योंकि आई थिंक जो ड्रेस मटेरियल है उसमें सबसे बड़ा इशू फैशन का होता है, खासकर रेडीमेड में। एक महीने में फैशन चेंज हो जाता है। कोई एक मूवी आ गई, जैसे आपने अभी स्टॉक किया है और इतने में एक मूवी आ गई और वो हिट हो गई, तो हीरोइन ने जिस तरीके के कपड़े पहने वो क्या हो गया बेटा? फैशन। बाजीराव मस्तानी, सारी की सारी मस्तानी। फैशन को चेंज होने में ना शायद 10 दिन भी लगते भैया। मेरे एक फ्रेंड का भी ये बिजनेस है दिल्ली में,
जीन्स का उसका काम है। तो बोलता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम यही है, स्टॉक कर लेते हैं और आगे भेजना होता है उनको, बड़ी क्वांटिटी में भेजते हैं वो लोग, तो फैक्ट्री वगैरह उनकी है तो बनाते हैं। बोले कई बार तो ये भी होता है कि ऑर्डर आया वहां से कि साहब इतने 10,000 जीन्स हमें इस पैटर्न पे चाहिए, जब तक माल रेडी हो रहा है तब तक कॉल आया था भैया नहीं चाहिए। रीजन बोले साहब फैशन चेंज। बोले भैया तो 2 दिन में नहीं हुए। तो बोले क्या करें साहब, ऐसे फैशन क्या होता है, चेंज। तो कंसर्न है बेटा, बिजनेस के लिए पहला कंसर्न है डिमांड को एनालाइज करना, सही डिमांड का पता लगाना है कि डिमांड कितनी है, और फिर उसके लिए क्या करना बेटा, फोरकास्टिंग, पहला कंसर्न। दूसरा कंसर्न है प्रोडक्शन और कॉस्ट का। तो यहां तो बेटा एक सिंपल सा एक 2 लाइन आप लिख सकते हैं, एक ही एम है बेटा अपना, एम है कॉस्ट मिनिमाइज और आउटपुट मैक्सिमाइज। इस पॉइंट का तो एक ही कंसर्न है बेटा, कॉस्ट को क्या करना है बेटा, कम से कम, और प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा। तो प्रोडक्शन बढ़ाना है बेटा, कॉस्ट को कम करना है, ये भी अपना एक प्रॉब्लम है, अपना एक कंसर्न है बेटा। प्रोडक्शन क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा, और कॉस्ट क्या लगनी चाहिए, कम। तीसरा कंसर्न इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आपके पास 3 चीजें प्रॉपर होनी चाहिए बेटा। इन तीनों का प्रॉपर मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, अगर आपको याद हो तो, कि आप एक दुकान पे समोसे खरीदने गए और उससे कहा साहब समोसे तो खत्म हो गए, अभी तल रहे हैं, तो यानी उसका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट वो होता कि समोसे जो तल रहे हैं जब तक वो बाहर आते उससे पहले वो जो बने हुए वो खत्म नहीं होने चाहिए। यानी आपका मैनेजमेंट क्या है बेटा, प्रॉपर, लेकिन आपका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि समोसे खत्म हो चुके हैं, लोग लाइन में खड़े हैं, तो भाई वेट कौन करेगा। आज के टाइम में लोग वेट करते हैं क्या, आज तो ऐसा 15 मिनट लगेंगे समोसे निकलने में, आप खड़े रहोगे 15 मिनट। आगे और दुकानें भी आती है भाई, गोलगप्पे खाने गए मसाला खत्म हो गया, हुआ है कभी आपके साथ, कभी नहीं हुआ कि गोलगप्पे खाने के वजह से मसाला खत्म हो गया, किसी का पानी खत्म हो गया, कि साहब मसाला भी है पानी भी है लेकिन हो गए ना। तो उसका मैनेजमेंट प्रॉपर, तो आपके पास प्रॉपर तो होना चाहिए रॉ मटेरियल, क्या होना चाहिए बेटा, और प्रॉपर होना चाहिए वर्क इन प्रोग्रेस, और प्रॉपर होना चाहिए आपके पास फिनिश गुड का स्टॉक। और फिनिश गुड का स्टॉक खत्म होने से पहले जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो किस में चेंज होना चाहिए बेटा, और जो रॉ मटेरियल है वो किस में चेंज होना चाहिए बेटा। तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ बेटे, एक्चुअल सेल। समझो, एक्चुअल सेल आपको पता नहीं है लेकिन आपको उसके क्लोज चलना है बेटा। आपको यह पता होना चाहिए, आपका आइडिया प्रॉपर होना चाहिए कि आपका सामान कितनी देर में खत्म हो जाएगा, और तब तक जो वर्क इन प्रोग्रेस है क्या वो रेडी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर आपने समोसे खत्म कर दिए और बाकी समोसे आपके बने नहीं है तो बेटा बाकी जो कस्टमर आए ना उससे आप हाथ धो दोगे बेटा, तो लॉस तो आपको ही हो रहा है ना बेटा। आपको पता है कि आपकी सॉरी समोसे की डिमांड कितनी होती है, पता है आप, तो पता है तो पहले से उतने ही समोसे बनवाने चाहिए ना आपको। आप डेली जो चीज बेचते हो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। रावत वाले के जाओ, कचौरी हर टाइम बनती रहती है उसकी। उस दिन जिस दिन मछली का छिपकली गिरी थी उस दिन, वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आपको आइडिया तो होता ही है बेटा। वो लोग जानते हैं कि संडे को उनकी सेल ज्यादा होती है। संडे ऐसा दिन है जिस दिन आप जाओगे तो आपको 10-15 मिनट वेट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जाते ही आपको कचौरी मिल जाएगी, नहीं, वेट करना पड़ेगा आपको। और गर्मा गर्म कचौरी खाने को मिलेगी लेकिन खोल के खाएं। हाँ, क्योंकि इंसिडेंस हो चुका है भाई, एक पता है छिपकली मिली थी उसमें, और मैनेजर ने क्या कहा था, छोटे मोटे कीड़े हो सकते हैं, छिपकली, झिंगुर मिल जाए तो कोई बात नहीं, झिंगुर को लहसुन समझ के खा जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छिपकली नहीं मिल सकती। छिपकली घर से लेके आया था वो, फ्राई करके, अब फिर डाल दिया उसने कचौरी में। अरे ऐसे कैसे दिमाग लगाते हैं लोग यार, ऐसा होता है क्या कभी।
केस तो फ्रॉड का था, पता लग गया? किसने कहा? घर जाके वापस आए थे क्या वो लोग? नहीं, वो तो कह रहे कि वहीं पे खाई थी उन्होंने। घर जाके आए थे तो फ्रॉड हो गया? हम पक्का थोड़ा कह सकते हैं बेटा। हो सकता है कि वहां पे हो, घर जाके बाद भी खोलेगा तो घर जाके ही खोलेगा बेटा उसको। और हो भी सकता है आज के टाइम में ऐसा टाइम है कि कोई कहा नहीं जा सकता, कोई किसी की रेपुटेशन बिगाड़ने के लिए भी कर सकता है बेटा। इंडिया के लोग हैं बेटा, कुछ भी कर सकते हैं बेटा ये लोग। आप सिर्फ के लिए सांप भी डाल सकते हैं बेटा। कचौरी में सांप का बच्चा, वो भी जिंदा, देखो ये देखो चलता हुआ दिख रहा है। फ्रूटी वगैरह जो चीज पैक आती है ना, जिसमें अपन देख नहीं सकते, उनमें तो बहुत घपला होता है बेटा। ये जो टेट्रा पैक आते हैं ना, इनकी हालत इतनी खराब होती है ना कि कभी टेट्रा पैक खोल के देख लेना आपने, जिंदगी में टेट्रा पैक की कोई चीज नहीं पियोगे आप। इतनी बुरी कंडीशन होती है उसके अंदर। कीड़े मकोड़े तो आम बात है उसके अंदर। झिंगुर विंगुर, कभी आपने झिंगुर की चॉकलेट खाई है? उस दिन मैं टीवी पे डिस्कवरी देख रहा था, तो वो झिंगुर की चॉकलेट बना रहे थे। ऐसे नीचे में चॉकलेट की लेयर बिछाई, ऊपर झिंगुर रखा, उसके ऊपर चॉकलेट। फिर एक आदमी को दिया खाने के लिए, उसने खा के दिया, वाह वेरी टेस्टी। मैंने कहा ये इंसान नहीं है लोग। हम चॉकलेट खाएंगे तो काजू बादाम वाली खाएंगे, अरे किशमिश वाली खा लेंगे, लेकिन कम से कम झिंगुर, तो झिंगुर वाले तो भूल के भी नहीं बेटा। तो ये अगला जो प्रॉब्लम बेटा वो ये है कि मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए बेटा। नॉर्मली आपने ये भी देखा है कि कई बार ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहां पे आप दुकानदार से एक बार सामान लाते हैं और वो आपको प्रोडक्ट देता है। जैसे बिस्लेरी का एक कोल्ड ड्रिंक आता है, क्या नाम था उसका, मिनो, नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा, बिस्लेरी का ही आया कोल्ड ड्रिंक। और लेमनोटा, लेमन से समथिंग कुछ उसका नाम है, वो मैंने पिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा भैया मंगवा देना। उसके बाद 3 बार गया, अपने साहब आगे सप्लाई नहीं आ रही। तो ये भी प्रॉपर मैनेजमेंट का हुआ। कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, दुकान पे जो बेचने वाला है वो डिमांड कर रहा है, लेकिन आगे सप्लाई नहीं है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं बना बेटा ये। अगर कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, अगर रिटेलर डिमांड कर रहा है, तो होलसेलर के पास प्रोडक्ट होना चाहिए, और होलसेलर के पास कब आएगा, जब कंपनी से बनेगा। तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रॉब्लम है रिसोर्स एलोकेशन। तो हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेस का। क्या करना है बेटा हमें? तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं रिसोर्सेस का? कि रिसोर्सेस को उसी काम पे लगाएं जिस काम में वो क्या है बेटा, परफेक्ट। जो जिस काम में परफेक्ट है उसी काम पे उसको लगाया जाए, ये भी हमें देखना है बेटा। इसके बाद बेटा आपको इन्वेस्टमेंट के डिसीजन तो लेने पड़ेंगे बेटा, और इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो, ना तो कम ना ही ज्यादा। कम है तो भी आपके लिए नुकसान है, और ज्यादा है तो भी आपके लिए नुकसान। प्रॉफिट को एनालाइज तो करेंगे बेटा। बिजनेस क्यों स्टार्ट किया बेटा अपन ने? अपना पहला मोटिव क्या है बेटा, और दूसरा, तीसरा, आखिरी, तो पहला और आखिरी एक ही मोटिव है बेटा। तो प्रॉफिट तो एनालाइज करेंगे ना, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। और प्रॉफिट के लिए क्या झेलना पड़ेगा आपको? रिस्क एंड, 2 इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने रिस्क और अनसर्टेनिटी थ्योरी दी थी, उनका नाम क्या था? वो 2 इकोनॉमिक्स जिन्होंने रिस्क और अनसर्टेनिटी थ्योरी दी थी बेटा, उनका नाम क्या था? क्या नाम था बेटा उनका? बहुत बढ़िया। रिस्क थ्योरी इज गिवन बाय प्रोफेसर हॉले, अनसर्टेनिटी एफ.एच. नाइट। याद है क्या? नाइट प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाया था बेटा, फ्रैंक एच नाइट। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी झेलनी पड़ेगी बेटा। रिस्क ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, रिस्क कम तो प्रॉफिट कम, और रिस्क नहीं तो प्रॉफिट, किसने बोला था? लेकिन नाइट ने बोला था खाली रिस्क से भी चलेगा, अनसर्टेनिटी भी इफेक्ट करती है बेटा किसको? प्रॉफिट को।
तो अनसर्टेनिटी से कभी कभी क्या हो जाता है बेटा, कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ये प्रोडक्ट भी कभी बाजार में बिकेगा, लेकिन आजकल बिक जाता है बेटा, है ना। जैसे कि मोमोज, आप में से सब लोगों ने लगभग मोमोज खाए होंगे। ईमानदारी से बताना कि फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था। जब मैंने पहली बार मोमोज खाए थे तो मैंने एक ही बात कहा था, भैया कच्चा क्यों दे दिया तूने, पका तो दे, कच्चा आटा खिला रहा है बेवकूफ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस यही था। मैंने कहा भाई कच्चा आटा क्यों खिला रहा है, इसको तल दे, सेक दे, कुछ तो कर दे, कच्चा खिला दिया तूने तो। कह रहे भाई साहब ये स्टीम्ड ही होते, मैंने तू ही खा ले फिर, अंदर फीका मसाला, ऊपर से कच्चा मैदा, अरे तू ही खा ले भाई, कौन है ये, क्या है ये। और आज हम वही हैं। तरह तरह के मोमोज खा लेते हैं बेटा हम लोग। कॉन्सर्टेनिटी बेटा, हमें नहीं पता कि लोग किस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, और अगर उसको पसंद किया तो क्या मिलेगा बेटा, प्रॉफिट। तो ये हमारे इंटरनल कंसर्न है, और इसके बाद हमारे एक्सटर्नल कंसर्न है। तो एक्सटर्नल कंसर्न कल पढ़ेंगे बेटा अपन, शुरू करते हैं बेटा कल, मजे करो।